किसी बच्चे का, तो प्लीज डोंट लेफ्ट द क्लास। मैं आपको कुछ मारने तो वाली नहीं हूँ, कुछ कहने नहीं वाली हूँ, ठीक है ना। तो आपका नाम लेने से इट डजंट मीन कि आप क्लास ही छोड़ के चल जाओ। कई बार होता है ऐसा, मैं क्लास में बच्चे का नाम लेके कुछ पूछ लिया, बच्चा ने क्लास ही लीव कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर नहीं भी किया है और आई एम आस्किंग यू, अगर मैंने आपका नाम ले भी दिया है, इट इज टेल मी कि मैम हाँ जी हमने नहीं किया, अभी हम कर रहे हैं। आपको बोलना है, या फिर आपको जस्ट चैट बॉक्स में लिख देना है, क्लास लीव करके नहीं जाना है, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन और नॉट? ओके, लेट मी टेल यू द राइट आंसर। बहुत कम बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिन्होंने क्लास अटेंड किया था उनसे मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये। राइट आंसर इज डी हियर। लुक एट द क्वेश्चन अगेन, लुक एट द क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। क्या पूछ रहे बेटा, इनमें से कौन सा गलत है। किस किस बच्चे ने लास्ट क्लास लिया था उसे पता होगा, मैंने बताया था कि इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको कंपैरिजन भी करके बताया था। हाँ जी बच्चों, याद आ रहा है कुछ? मैंने कंपैरिजन करके बताया था आप लोगों को। क्या कंपैरिजन करा था मैंने? कि आपकी क्लास 11th और 12th क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, और नीट का एग्जाम क्या है, आपका जो फाइनल एग्जाम है, इसको इंटरफेस से कंपेयर किया था, इसको एम फेज से कंपेयर किया था। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, यस नो तो बोल दीजिए बच्चों। ओके, हाँ जी दानिश, आपने नहीं लिया था, आई नो डैट। जिन्होंने लिया था उनकी, जैसे नोनू बोल रहे हैं ना, बताया था मैंने, जिन्होंने लिया था उनसे पूछ रही हूँ, और जिन्होंने नहीं लिया था वो भी ध्यान से सुने, आपका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू चेक कि आप लोग पढ़ के आ रहे हो कि नहीं आ रहे। बिल्कुल सही, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था। वेरी गुड सचिन, डीएनए रेप्लिकेशन जो है इंटरफेज में हो रहा था, तो इट डज नॉट शो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये बात गलत होगी। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा इंटरफेज की कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था? ओके ओके ओके, वेरी नाइस नोमन, वेरी नाइस। एस फेज, दानिश कह रहे एस फेज। हाँ जी दानिश, ठीक है ना, आपकी लास्ट क्लास मिस हुई थी तो आपको जाके पढ़ना है, आज रिकॉर्डिंग देखनी है। वेरी नाइस पलक, नोनू, वेरी नाइस। बस ठीक है, मुझे मिल गया, आप लोगों को पता है। तो इंटरफेज की एस फेज में आप लोगों को पता है डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था। दैट मीन्स इंटरफेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? अनुष्का, रिकॉर्डेड क्लास आपको व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। व्हाट्सएप पे जाना अपने ग्रुप में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वो खोलना, स्टूडेंट रिसोर्स लिंक करके मिलेगा, वहां मिल जाएंगे। चलो, अब हम आज का आगे से पढ़ते हैं। डाउट्स हो गए आपके, क्वेश्चन हो गया। नाउ वी विल बिगिन विद व्हाट? वी विल बिगिन विद एम फेज। वी विल बिगिन विद एम फेज। हमने कल इंटरफेज कर लिया था, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एम फेज। सब बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे एकदम, किसी का भी ध्यान अब इधर उधर ना हो, चैट बॉक्स में भी ना हो, कहीं भी ना हो, ठीक है। जब आपसे पूछना होगा तब मैं आपको बोलूंगी बोलने के लिए। राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आने वाली है, क्लास में ही लर्न हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया चैप्टर स्कोरिंग है, अच्छे से क्लास में समझ लिया, चैप्टर डन हो जाएगा। चलें स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? प्रोफेज। मैं जो एम फेज है बेटा, एम फेज के 4 पार्ट है। यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल में पहली फेज कौन सी थी बेटा? इंटरफेज थी। दूसरी फेज कौन सी थी? एम फेज थी बेटा। दूसरी फेज एम फेज थी। एम फेज में कितने पार्ट्स हैं? एम फेज में एनीवन? पहला क्या है? प्रोफेज। दूसरा कौन सी? मेटाफेज। वेरी नाइस दानिश, हाँ जी बिल्कुल 4 है। आज बिलाल नहीं आए क्लास में। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बेटा? एनाफेज। बिल्कुल 4 हिस्से हैं एम फेज के। जिसको नहीं समझ में आ रहा ये नाम क्या लिख रही है मैम अजीबोगरीब से, वो बिल्कुल झंझट में ना पड़े, बिल्कुल टेंशन ना ले, अपन एक एक नाम को ढंग से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता है एम फेज में 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? प्रोफेज को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रोफेज। प्रोफेज क्या है बेटा? प्रोफेज पहली एम फेज हमें पता है। प्रोफेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हियर अकर्स कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। क्या आपको याद है कि लास्ट क्लास में एस फेज के अंदर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था? किसी भी बच्चे को याद है मैंने क्या पॉइंट बताया था? एस फेज का, एस फेज का एक पॉइंट बताया था, यानी कि इंटरफेज में एक पॉइंट बताया था कि एस फेज में डीएनए की अमाउंट क्या हो जाती है? बताएंगे कोई बच्चे मुझे? मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। डीएनए की अमाउंट क्या हो जाती है?
एनीवन? वेरी नाइस नोनू, वेरी नाइस पलक। सिंथेसिस तो होती है लेकिन अमाउंट कितनी हो जाती है सिंथेसिस होके? डबल हो जाती है। वेरी गुड, डबल हो जाती है। जबकि क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है? हाँ जी सचिन, वेरी नाइस, डबल हो जाती क्रोमोसोम। वेरी गुड नोनू, अरे वाह भाई, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, और जो जवाब नहीं दे रहे, वो ऐसे देखो जवाब देने वालों को। आप लोगों को भी इसी कैटेगरी में आना है, ठीक है ना? तो क्लास के बाद पढ़ना जरूर है। चले, तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। रीजन क्या बताया था मैंने आपको? रीजन ये बताया था कि बच्चों जो डीएनए डबल हुआ है, डीएनए की जो सिंथेसिस हुई है, डीएनए बन तो गया है लेकिन डीएनए की कंडेंसेशन नहीं हुई, डीएनए की कॉइलिंग नहीं हुई, डीएनए ने क्रोमोसोम नहीं बनाया, अभी वो सिर्फ डीएनए है। मैंने बताया था कि ये काम कहाँ होगा, क्रोमोसोम बनने वाला काम कहाँ होगा? एम फेज में होगा। आ रहा है याद? रिलेट करके चलो, पहले भी बताया है, पढ़ना कैसे? रिलेट करके। तो देखो पहला ही पॉइंट लिखा है, द ऑनसेट ऑफ क्रोमेटिड्स टू क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है? बनना स्टार्ट हो गए। डेट मीन्स डीएनए जो है वो क्या होना स्टार्ट हो गया? कंडेंस। क्रोमेटिड कोइल होना स्टार्ट हो गया। क्रोमोसोम का क्रोमेटिड बन जाता है। एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं आप? जस्ट अ सेकेंड। किसी बच्चे ने क्रोमोसोम और क्रोमेटिड का कुछ लिखा। क्रोमोसोम का क्रोमेटिड बढ़ जाता है, बिल्कुल। जो क्रोमेटिड है, जब क्रोमेटिड कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम बनाता है। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, जब हम ये डायग्राम बनाते हैं ना, ये वाला जो डायग्राम हम बनाते हैं, कौन सा? ये वाला, देखा है आपने रिबन लाइन डायग्राम? इसके अंदर बेटा, अगर किसी को क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में डिफरेंस नहीं पता तो यहाँ देख लो, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड, क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम बना रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड मिलके क्या बना रही हैं बेटा? एक क्रोमोसोम बना रही हैं, ठीक है ना? तो ये एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है, और ये पूरा क्या है? एक क्रोमोसोम है। और एक क्रोमेटिड जुड़े कहां से है? जैसा कि एक बच्चा भी बता रहा है, बिल्कुल सही, सेंट्रोमियर। इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। तो आपको पॉइंट नंबर 1 समझ आया प्रोफेज का, कि प्रोफेज के अंदर क्या हो रही है? कॉइलिंग हो रही है, क्रोमोसोम बन रहा है, डीएनए कंडेंस हो रहा है, ठीक है? मैंने बताया था डीएनए की कंडेंसेशन होती है, डीएनए लंबा थ्रेड होता है, वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम। दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप का डिसअपियरेंस हो रहा है। आप बात सोच के देखें, आप यहाँ पे आ जाएं, इसको छोड़ दें, आप इधर आ जाएं, एक बार इधर डायग्राम देखें। आप एक बात मुझे बताएं, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही मुझे बताएंगे। ये सेल है और सेल को डिवाइड करना है, सेल है, सेल को डिवाइड करना है, ठीक है? तो सेल को डिवाइड करना है, डेट मीन्स इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको भी 2 बनना होगा। इससे पहले वाले इंटरफेज में जो इसके अंदर ऑर्गेनलीज थी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, ये सब हमने डुप्लीकेट कर दिए थे। बट अभी भी क्या डुप्लीकेट नहीं करा हमने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डुप्लीकेट हम कहाँ करेंगे? एम फेज के अंदर करेंगे। तो जब ये डुप्लीकेशन न्यूक्लियस का होगा, न्यूक्लियस के डुप्लीकेशन के लिए, न्यूक्लियस के डुप्लीकेशन के लिए सेल में स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? न्यूक्लियर डुप्लीकेशन रिक्वायर स्पेस इन द सेल। रिक्वायर व्हाट बेटा? स्पेस इन द सेल, ठीक है? इसके लिए सेल में स्पेस बनाने के लिए क्या होता है? जब सेल, ध्यान से सुनना, गुड मॉर्निंग जूही, गुड मॉर्निंग वगैरह हो गया है, आप अभी आए हो क्लास में तो सेटल डाउन हो जाओ और बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इन्हीं चीजों में बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियस डिवाइड करता है एम फेज में, ठीक है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है एम फेज में। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए सेल में स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या होता है? एम फेज की जो पहली फेज होती है, एम फेज की जो फर्स्ट फेज है, क्या नाम है उसका? प्रोफेज। क्या नाम है उसका बेटा? प्रोफेज। उसमें क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सेल में स्पेस क्रिएट होती है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है बेटा? उसके अंदर, इधर देखेंगे आप, डिसअपीयरेंस होता है। डिसअपीयरेंस होता है किसका? ऑफ ऑल ऑर्गेनलीज, ऑफ ऑल ऑर्गेनलीज। सभी ऑर्गेनलीज का डिसअपीयरेंस होता है, मतलब कि ऑर्गेनलीज विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना? ऑर्गेनलीज क्या है? विलुप्त हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती हैं। वो क्या है? कंडेंस फॉर्म से डीकंडेंस फॉर्म में आ जाती हैं। क्यों हो रहा है ये सब? ताकि सेल के अंदर स्पेस मिल सके और फाइनली जो न्यूक्लियस में डिवीजन होना है वो हो सके।
इतनी बात समझ में आ पा रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करके बता दो एक बार कि प्रोफेज में एक तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया। दूसरा, सारी जो ऑर्गेनलीज है, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, वो सब क्या हो रहा है, वो सब डिसअपियर हो रहा है, डीकंडेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, इनिशिएशन ऑफ द स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल समझते हैं आप क्या है? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं बेटा। स्पिंडल क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। एक ऑर्गनली आपने सेल चैप्टर में पढ़ी होगी, सेंट्रियोल पढ़ी है आपने? सेंट्रियोल ऑर्गनली पढ़ी है? ये सेंट्रियोल ऑर्गनली किसकी बनी हुई थी? कोई बताएगा मुझे सेंट्रियोल ऑर्गनली किसकी बनी हुई होती है? डायग्राम भी है सेल वाले चैप्टर में, रिकॉल करो, याद करो थोड़ा सा। कुछ याद आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है एनसीईआरटी में। प्रियंका, आपका जब भी स्लॉट फ्री है ना, आप उसमें अपना गूगल फॉर्म भरिए। फाइबर्स, वेरी नाइस, समबडी सेइंग फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक, नहीं 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 नहीं, स्पिंडल फाइबर्स नहीं, मैं पूछ के रही हूँ, ध्यान दो, मैं पूछ रही हूँ सेंट्रियोल किसका बना है। वो डायग्राम याद आ रहा है एनसीईआरटी वाला, वो डायग्राम माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला, वो डायग्राम बना है जिसमें साइड में स्पोक्स होती हैं और फिर बीच में होती हैं और रेडियल इस तरीके से स्पोक्स लगी होती हैं। डायग्राम एनसीईआरटी का याद आ रहा है? सेंट्रियोल का, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो सेंट्रियोल क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है। और क्या काम करते हैं स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में, वो आप अभी आगे देखने वाले हो, पर अभी इतना समझ में आया कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है। और स्पिंडल फाइबर बनने की शुरुआत कहाँ हो गई है? प्रोफेज में हो गई। तो प्रोफेज में डीएनए कंडेंस होने लग गया, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हो गए। बाकी सेल में जो स्पेस चाहिए था तो वो स्पेस आ जाए, इसलिए कि सारी ऑर्गनलीज भी डिसअपियर होना शुरू हो गई। ठीक है, और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर गए। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर गए। अपोजिट पोल क्या है सेल के? अगर ये मेरी एक सेल है, अगर ये एक सेल है बेटा, तो इसके अपोजिट पोल का क्या मतलब होता है? ये पोल 1 है और ये दूसरा पोल है, पोल 2। क्लियर हुई इतनी बात? पोल 1 एंड पोल 2। ठीक है, अपोजिट पोल्स, इनको अपोजिट पोल्स बोलते हैं। तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट तो हो ही चुके थे ना। अब मेरे पास सेल में एक सेंट्रियोल नहीं है, दो सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है मेरे पास सेल में। बताओ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ हुआ था? एनीवन, एनीवन कोई बताएगा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन? नहीं नहीं, नो नो, एस फेज में सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ हुआ था? कोई बच्चा बताएगा? G2 में, यस, G2 में या G1 में। अगर G1 में नहीं हुआ तो G2 में हो जाएगा। वेरी गुड, G2 में हुआ था, वेरी नाइस, वेरी नाइस, G2 में हुआ था। एस में नहीं बोलोगे आप बेटा। ठीक है, तो हमारे पास सेल में दो सेंट्रियोल है, सेल में वो दो सेंट्रियोल अलग अलग पोल की तरफ जाने लगेंगे, उनसे थोड़े थोड़े ऐसे स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो गए। देखो मैं अब ये भूल जाना, सब कुछ भूल जाओ, ये हाथ समझ लो, ये सेल सेल है आपके आगे, इमेजिन कर लो ये सेल है, और सेल इंटरफेज तक खत्म हो गया, अब सेल प्रोफेज में आ गई। जैसे ही सेल प्रोफेज में आई, क्या क्या होने लगा सेल में, ध्यान से देखना। जैसे ही सेल जो है प्रोफेज में आई, सेल के अंदर क्या क्या होने लगा? क्रोमोसोम बनना शुरू हुए, क्रोमोसोम बनना शुरू हुए सबसे पहले। मतलब डीएनए अब कोइल हो रहा है, डीएनए कोइल हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ऐसे थ्रेड लाइक होता तो वो डीएनए, और मैंने आपको बना के दिखाया था ना कि डीएनए इस तरीके से कोइल होता है और क्रोमोसोम बनता है, इस तरीके से क्रोमोसोम बनता है ना, याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो डीएनए की क्या शुरू हो गई बेटा? डीएनए की कोइलिंग शुरू हो गई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रोफेज में और क्या होने लग गया? सेल में स्पेस चाहिए, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। एम फेज में न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, सेल में स्पेस चाहिए, वो स्पेस क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनलीज डिसअपियर होना शुरू हो गई। आ रही है बात समझ में? ऑर्गेनलीज डिसअपियर शुरू हो गई। तीसरी बात आप लोग मेरे को बताएंगे, तीसरा क्या काम होने लगा? तीसरा, सेंट्रियोल दोनों तरफ जाने लगे, दो सेंट्रियोल थे, दो सेंट्रियोल अलग अलग पोल की तरफ जाने लगे और उनसे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए। स्पिंडल फाइबर, वेरी नाइस नोमन, वेरी नाइस। क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए ये काम होता है। अगली फेज में आ जाओ अब, मतलब अभी तक क्या क्या हुआ ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, उसी से रिलेट करते हुए अगली फेज में घुसेंगे। अगली फेज में आ जाओ। अगली फेज क्या है बेटा? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम आपके प्रोफेज में बने थे, वो क्रोमोसोम ऐसे प्लेट, एक सेल प्लेट की फॉर्म में, एक प्लेट की फॉर्म में सेल के बीच में अरेंज हो जाते हैं। सेल के बीच में देखो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ये कहाँ अरेंज हो गए? पहले प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम बन तो गए थे,
क्रोमोसोम बन तो गए थे, लेकिन वो ऐसे ही रैंडम जो है वो फैले हुए थे न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन मेटाफेज में वो क्या है, सेल के बीच में आ गए, जैसा कि अभी एक बच्चे ने बोला इक्वेटर, वेरी नाइस। इक्वेटर, बीच में आने को क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर। वो क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे देखो अरेंजमेंट देखो क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम ने इक्वेटोरियल पोजीशन में अपने आप को अरेंज कर लिया। ये देखो मैंने आपको बता दिया था कि सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं, ये देखो क्या आप देख सकते हो। अच्छा सेंट्रियोल जो है, ये इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, दिस कंप्लीट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो किनसे बना है, ये दो जो मैंने बनाई ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, एनीवन फटाफट, सेंट्रोमियर है क्या ये, क्या मैं सही बोल रही हूँ? चैट बॉक्स में लिख दो यार, कोई फटाफट लिख दो, मेरे को मजा आ जाएगा सुन के। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि सेंट्रियोल ऊपर गया, एक सेंट्रियोल नीचे चला गया। अब देखो सेंट्रियोल का फिगर जब आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसे बना दिखेगा, दो प्रिपेंडिकुलर, ये दो जो प्रिपेंडिकुलरली लगे हैं, एक ऐसे लगा है और एक ऐसे लगा है, ये क्या है, वेरी नाइस रिफा, वेरी नाइस, सेंट्रोसोम है। अपना आज घर जाना, एनसीईआरटी खोलना, सेल वाला चैप्टर खोलना, सेल साइकिल पढ़ रहे हो तो सेल दिमाग में रहनी चाहिए, सेल जाके खोलना, उसमें देखना सेंट्रोसोम मिलेगा। दो सेंट्रोसोम मिलके सेंट्रियोल बनाते हैं। देखो ये एक सेंट्रोसोम है, ये दूसरा सेंट्रोसोम है, ये दोनों ऐसे प्रिपेंडिकुलरली लगते हैं, ये ऐसे प्रिपेंडिकुलरली लगते हैं, और इस स्ट्रक्चर को पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल बोलते हैं। प्रोफेज के अंदर एक सेंट्रियोल सेल के ऊपर की तरफ चला गया, एक सेंट्रियोल सेल में नीचे की तरफ आ गया। साथ ही साथ प्रोफेज के अंदर सेंट्रियोल से ऐसे छोटे छोटे से फाइबर निकलने शुरू हो गए। जब सेल प्रोफेज से मेटाफेज में आई तो ये जो फाइबर्स थे ये बड़े हो गए, दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो फाइबर्स थे ये क्या हो गए बेटा, बड़े हो गए। देखो फाइबर्स जो है वो बड़े हो गए। क्या है ये, स्पिंडल फाइबर्स, देखो लिखा हुआ है क्या है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर्स। कौन बना रहा है ये स्पिंडल फाइबर्स, कौन बना रहा है, सेंट्रियोल तो बना रहा है, पर सेंट्रियोल में कौन बना रहा है, सेंट्रियोल में सेंट्रोसोम बना रहा है आप बोलोगे, पर अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सेंट्रोसोम का कौन सा पार्ट स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब, फटाफट से देखेंगे और आंसर करेंगे जल्दी सी, सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे हो, अदरवाइज जिसका ध्यान बोर्ड पे नहीं होगा उसे क्या फेंक के मारती हूँ मैं। 9:30 ट्यूशन है प्रियंका, यू हैव टू लीव, ठीक है आप लीव कर जाओ, बट मेरे को ना चैट बॉक्स में अपना ग्रुप नंबर सेंड कर दो, अपना ग्रुप नंबर और नाम और किस सब्जेक्ट की ट्यूशन आप जा रहे हो, ठीक है। ओके 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 ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि सॉरी या स्पिंडल फाइबर्स आर formed by which part of सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के कौन से पार्ट से स्पिंडल फाइबर मिल रहे हैं आपको, एनीवन, मैंने बताया भी अभी क्लास के शुरू में। क्रोमेटिड, अरे यार पलक बेटा बिल्कुल नहीं, क्रोमेटिड तो डीएनए से रिलेटेड है। काइनेटोकोर का जिक्र जब मैंने आपके आगे अभी तक नहीं किया तो मैं आपसे क्यों ही पूछूंगी काइनेटोकोर पे सवाल। वेरी नाइस नोनू, वेरी नाइस। एक बार दोबारा से सब बच्चों को नोनू बोल के बताएंगे। आई एम टर्निंग ऑन योर माइक्रोफोन, ताकि सब बच्चे जो हैं वो सुन पाए कि ठीक है प्रियंका, ओके यू कैन गो। वेरी नाइस, क्या नाम है बेटा आपका, नोनू ही नाम है? यस मैम। वेरी नाइस, एक बार सब बच्चों को बता दो दोबारा से। माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सुनाई दिया सब बच्चों को? हाँ जी, रिया, पलक, दानिश, सबको सुनाई दे गया? वेरी नाइस। माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, अब याद रहेगा। ऐसे ही जो बच्चा आंसर देगा ना उसको मैं क्लास में अनाउंस करवाऊंगी, ठीक है ना, और फिर सब बच्चे घर पे बैठ के उसके लिए क्लैप करेंगे, बिकॉज इट शोज कि आप ध्यान से सुन रहे हो, पढ़ के आ रहे हो। मुझे जानने उन बच्चों के नाम जो ध्यान से सुन रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स को रोक देंगे सब और ध्यान देंगे स्क्रीन पे। वापस कम बैक टू द स्क्रीन, बिल्कुल ध्यान वापस यहाँ पे देखें। मेटाफेज में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स बड़े हो रहे हैं और बड़े होके वो जुड़ रहे हैं क्रोमोसोम से। क्या आपको स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। ये रेड मार्क्स मैंने बनाए, यहाँ से आके स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। अब ये जो रेड मार्क मैंने बनाया बेटा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बेटा?
इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। अभी किसी बच्चे ने काइनेटोकोर का नाम लिया था, यहाँ पे देखे वो बच्चा, यहाँ पे देखे, ये देखो मैं एक क्रोमोसोम बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं? ये एक क्रोमोसोम बना रही हूँ। दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम? एक मिनट, यहाँ सही नहीं बना, नीचे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, एक मिनट। क्रोमोसोम बनाया ये मैंने इधर, देखें, ये बनाया क्रोमोसोम। दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम आपको? अगर आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है तो मेरे को इसकी नेमिंग्स बता दो। ये जो बीच में जहां से ये दो क्रोमेटिड्स जुड़े हैं, इसे क्या बोलते हैं? सबको पता है, सेंट्रोमेयर बोलते हैं, इसे सेंट्रोमेयर बोलते हैं। लेकिन इसके जो एंड पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, स्पिंडल फाइबर जो होगा बेटा वो यहां से जुड़ेगा। स्पिंडल फाइबर जो होगा वो यहां से जुड़ेगा, यहां से ऐसे, ठीक है। इस वाले पार्ट को, इस रेड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर वो साइड है जिधर से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, नथिंग मच, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना टर्मिनोलॉजी के अंदर। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल क्या है, काइनेटोकोर क्या है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया, ये चार टर्मिनोलॉजी। अगर ये चार टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई तो एक टर्म और समझेंगे, ये जो क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं ना, ऐसे सीधी सिधाई में जो क्रोमोसोम सेल के बीच में लगे हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। अब मैं आपको एक बात और पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है, आप सब लोग सोल्व करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, ध्यान से क्वेश्चन देखना, ऑफ एम फेज, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं, कि कितने बच्चे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और कितने बच्चे से अप्लाई कर रहे हैं। Which of the following stage of M phase shows completion of coiling of chromatids? कंप्लीशन लिखा है मैंने, इनिशिएशन नहीं लिखा है, ध्यान देना। ऑप्शंस देखेंगे, मुझे सब बच्चों से आंसर चाहिए, कहोगे तो पोल दे दूंगी। पहला ऑप्शन है प्रोफेज, दूसरा ऑप्शन है मेटाफेज, तीसरा ऑप्शन है एनाफेज, और चौथा ऑप्शन है टीलोफेज। फटाफट से आंसर कर दीजिए, सबके पास 1 मिनट का समय है। सचिन इज सेइंग ए, ठीक है, एक बच्चे का आंसर मिला अभी मेरे को, बाकी के बच्चे, रिफा बी कह रही है, देख लेते हैं सब। नहीं नहीं, एबीसीडी लिखो आप लोग, एबीसीडी लिखो, बस एबीसीडी लिखो। लेट मी सी कि किन बच्चों ने कर दिया आंसर। ठीक है, अब्बू ने कर दिया, जूही ने कर दिया, डेविल, उज्जवल, दानिश, निशा, दानिश बी कह रहे हैं, उज्जवल भी बी कह रहे हैं, निशा ए, वानी बी, दिनेश बी। अब मैं उन बच्चों के नाम लूंगी जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैंने आपको बताया क्रोमेटिड्स कोइल होते हैं, क्रोमेटिड डीएनए के बना है, यानी कि फाइनली डीएनए कोइल होता है। इंटरफेज में डीएनए डुप्लीकेट हो गया था, एम फेज में डीएनए कोइल होके क्रोमोसोम बना रहा है। मेरा सवाल ये है कि जो कोइलिंग है क्रोमेटिड्स की, डीएनए की, वो खत्म कहाँ होती है? शुरू तो हो गई है, शुरू तो एम फेज में हो गई है, वो भी पता होना चाहिए कि एम फेज की कौन सी फेज में शुरू हो रही है। लेकिन सवाल में मैं पूछ रही हूँ, एम फेज की कौन सी फेज में डीएनए की कोइलिंग खत्म हो जाती है? खत्म हो जाती है। सी कुछ बच्चे, सी कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। अच्छा चलो चलो पहले खत्म वाला बताओ। ठीक है, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया मैं उनका नाम ले दूं क्या? आई थिंक एवरीबडी हैज आंसर्ड, एवरीबडी हैज आंसर्ड, वेरी नाइस। अब्बू आपने आंसर अपना चेंज कर दिया आई थिंक। एक तो वो बच्चे मुझे बताओ जो डी को आंसर कर रहे हैं। यार मैंने टीलोफेज जब पढ़ाया नहीं तो मैं आपसे क्यों पूछूंगी टीलोफेज तक का सवाल ना, तो डी तो बात ही नहीं बनती। अब्बू ये एफ लिख रहे हैं यहाँ, ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा डी, सॉरी इनकरेक्शन हो गया था, डी बेटा डी नहीं होगा, डी तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, डी में क्या होता है। मैंने आपको इवन सी भी नहीं पढ़ाया, मैंने एनाफेज के बारे में पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया। मैंने आपको सिर्फ अभी तक 2 फेज बताई है, प्रोफेज और मेटाफेज। सब बच्चे एकदम अपना आंखों का प्यूपिल बड़ा करके स्टार मार्क करके लिख लो, स्टार मार्क करके लिख लो। प्रोफेज में इनिशिएशन होता है और मेटाफेज में कंप्लीशन होता है। किसका? कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिड्स। डन है इतनी बात? इनिशिएशन और कंप्लीशन। यस रिफा, द आंसर इज बी, द आंसर इज बी।
है ना बात? ऐसे ही नीट सवाल बना के देगा, सिंपल सी लाइनें हैं, कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल देखें ऐसे आएगा। क्लियर है? अब क्लियर है सबको कि इनिशिएशन कहाँ हुआ है? कोइलिंग का इनिशिएशन हुआ प्रोफेज में और वो खत्म हो गया मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम पूरी तरीके से बन चुका है क्योंकि कोइलिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। फिर मेटाफेज के अंदर वो पूरा कोइल हो चुका, प्लेट, उसने प्लेट की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लिया है और स्पिंडल फाइबर्स ने उसको अपने से अटैच कर लिया है। 3 काम हो गए। कंप्लीशन ऑफ द कोइलिंग ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट बना रहा है, सिधाई में लग गया, और स्पिंडल फाइबर्स ने अपने आप को क्रोमोसोम के साथ अटैच कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है? अटैच हो गए। अब आप खुद सोचो, एक बार स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए तो अगला स्टेप क्या होगा? अब वो खींचेंगे स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को, ऐसे खींचेंगे। कहां से? देखो ऐसे खींचेंगे एकदम, दोनों साइड से रस्सियां बंध गई हैं, स्पिंडल फाइबर रस्सियां हैं। रस्सी दिखाई दे रही है आपको? देखो रस्सी नहीं दिखाई दे रही मैम, हमें नहीं दिखाई दे रही, अभी दिखा देते हैं। ये काइनेटोकोर है, अभी देखना रस्सियां दिखेंगी आपको, बड़ी बड़ी रस्सियां हैं, छोटी मोटी नहीं है। ये बड़ी बड़ी रस्सियां हैं, बड़ी बड़ी रस्सियां, ये बड़ी बड़ी रस्सियां लग रही हैं, दे रही है दिखाई? अरे वाह, नोमन कह रहे मैम हमें तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। बस यही तो मेरा मकसद था कि आप लोगों को किसी तरीके से रस्सी दिखाई दे जाए। रस्सी अगर आप लोगों को दिखाई दे गई, अगर यहां से रस्सी निकल रही है, देखो ये रस्सी निकलने का सोर्स है, आप समझ पा रहे हैं ना सब कुछ? रस्सी भी आप समझ गए और रस्सी निकल कहाँ रही है, कहां से रही है वो भी आप समझ गए हैं। ये रस्सियां यहां से निकल रही हैं, देखें। अब ये रस्सियां जाके यहाँ जुड़ गई, यहाँ ये जुड़ गई। अब ये दोनों तरफ से ऐसे खींचेंगी तो क्या होगा? फाइनली खूब जोर लगा के ये क्रोमोसोम को खींचने पे तुली हुई है, तो क्या होगा? आप एक बात बताएं, ये जो 2 बहनें थी, कौन है 2 बहनें यहाँ पे? 2 बहनें कौन है? मेरे को फटाफट बता दो, क्या बोलते हैं इनको? इनको क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या है? ये दोनों सिस्टर्स है ना? एनीवन? क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड्स। वेरी नाइस। क्या ये 2 बहनें अलग होने पे मजबूर हो जाएंगी? खींचातानी चल रही है इतनी ज्यादा तो ये अलग हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स दूर दूर हो जाएंगे। एनीवन एनीवन? यस मैम। यस यस यस, बिल्कुल यस। अब क्या होगा? एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स दूर दूर हो जाएंगे। तो एक बहन इस तरफ चली गई, एक बहन इस तरफ चली गई। एक बहन को बनना है डॉक्टर, दूसरी को बनना है इंजीनियर, तो दोनों के रास्ते तो अलग होने ही है, ठीक है ना? एक रास्ते पे तो दोनों चीजें नहीं मिल सकती, एक को बायो पढ़नी है और एक को मैथ पढ़नी है। तो ये देखो दोनों बहनें अलग अलग हो गई, और ये दोनों बहनें अब लास्ट में बाद में पता है क्या कहेंगी कि भाई एक कमरे में पढ़ाई नहीं होती, तू तो अपनी दीवारों पे सारा दिन मैथ्स की स्टिकर चिपकाए रखती है, मुझे बायो के डायग्राम लगाने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो दोनों बहनों में फाइनली ये डिसाइड होता है कि तू अलग कमरे में चली जा, मैं अलग कमरे में जाऊंगी। दैट मीन्स तू अलग सेल में चली जा और मैं अलग सेल में जाऊंगी। और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो दूर दूर हुए हैं, ये किस में जाते हैं बेटा? फाइनली 2 अलग अलग सेल में, हाँ जी बोलो, जाते हैं। वेरी नाइस, जाते हैं। हाँ जी, इतनी मेरी सेंटेंस पूरी करनी जरूरी है, अदरवाइज मुझे लगेगा आप लोग सो गए हैं। मुझे अगर पता चला कोई बच्चा वहां सो गया है तो फिर उसको क्या फेंक के मारूंगी मैं यहाँ से? जूते। नहीं 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 नहीं, इतनी बुरी नहीं हूं मैं, जूते नहीं मारती हूँ। जो पुराने बच्चे उनको शायद पता होगा, नींबू फेंक के मारती हूँ मैं, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं नींबू फेंक के मारूंगी जो बच्चा मुझे पता चला कि सो गया। चले आगे आ जाए। एनाफेज क्या है बेटा? सबसे छोटा ड्यूरेशन है, अलग करने में टाइम नहीं लगता, बस खींचना है और अलग हो जाएगा। तो सबसे स्मॉल ड्यूरेशन का ये जो है फेज है एम फेज का, और इसमें मेन काम यही है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो यहाँ पे दूर दूर हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स दूर दूर हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से। अब जब सिस्टर क्रोमेटिड दूर दूर हो गए तो नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोचो, दोनों बहनों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अलग अलग कमरे में जाना है। दोनों बहनों ने डिसाइड कर लिया उन्हें अलग अलग कमरों में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक दीवार बनानी पड़ेगी दोनों के बीच में, तभी दोनों का कमरा अलग अलग होगा। हाँ जी, कुछ समझ पा रहे हो आप? कंपैरिजन से, एनालॉजी से कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? यस मैम। पढ़ाई नहीं चल रही, कहानी चल रही है अपनी। तो सिर्फ देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो आप, ये यहाँ पे आ जाओ, इधर जस्ट अ सेकेंड, इधर आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। हाँ हाँ, सेल प्लेट बन रही है, बिल्कुल सही जवाब। कैसे बन रही है वो भी देखेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज रीअपियर, बिल्कुल सही। कमरे में से जिन जिन चीजों को निकाल के फेंका था, अब वापस उन चीज को लेके आएंगे हम। देखना क्या हो रहा है, यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये सेल है हमारी, ये सेल है, और इधर सिस्टर क्रोमेटिड्स दूर दूर हो गए हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स दूर दूर हो गए दूर दूर सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब क्या हो रहा है? एनाफेज का कितना काम हो गया? अब क्या होगा? टीलोफेज में, टीलोफेज के अंदर एक तो क्या होगा? ऑर्गेनेलीज रीअपियर होगी वापस से। जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो गोल्जी आप लोगों ने दूर दूर कर भेज दिए थे ना, वो सब वापस से रीअपियर होंगे,
सब कुछ रीअपियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ रीअपियर हो जाएगा। और क्रोमेटिड्स, ये जो दोनों बहनें हैं, ये वाली बहन और ये वाली बहन, और देखो एक बहन का कलर एक से कर लेते हैं, ये दोनों बहनें हैं, ये अलग अलग हो गई, और वो व्हाइट वाली भी अलग अलग हो गई, ये देखो, ये ठीक है, बहनें अलग अलग हो गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखना, टीलोफेज में, टीलोफेज के अंदर सेल प्लेट बनेगी। कैसे बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ एक फ्यूरो बनाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक फ्यूरो बनाएगी, और होगा क्या, एक तरफ तो ये दोनों और एक तरफ ये दोनों, ये बहनें थी पहले, ये व्हाइट व्हाइट वाली दोनों बहनें थी, रेड रेड वाली भी दोनों बहनें सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, अलग हो गई। क्या, कैसे अलग, हम देखो आप समझ पा रहे हैं, दीवार बनने की कोशिश शुरू हो गई है, दीवार बनने का प्रोसेस जारी हो गया, सेल प्लेट इस तरीके से, इस तरीके से इनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल। कितनी फिजिक्स आती है बता दें, सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल, इनवर्ड मूवमेंट। ये सेंटर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ जो मूवमेंट है वो सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है, कोई तो बच्चा बोले। वेरी नाइस नोमन, सेंट्रीपिटल, वेरी नाइस, सेंट्रीपिटल, वेरी नाइस। तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेंट्रीपिटल मूवमेंट कर रही है, एक फ्यूरो बना रही है, इस तरीके से इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इनवर्ड मूवमेंट। धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये दो सेल अलग अलग हो जाएंगी, एक ये बन जाएगी और एक बेटा ये बन जाएगी। इधर भी एक सिस्टर क्रोमेटिड और इधर भी एक सिस्टर क्रोमेटिड, और इधर हमारा दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। बताइए, इतनी बात क्लियर है आपको? इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा हम, इसी को बोल रहे हैं सेल प्लेट, इसी को क्या बोल रहे हैं, सेल प्लेट। कैसे बनी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, सेंट्रीपिटल मूवमेंट किया, एक फ्यूरो बनाया अंदर की तरफ, और फिर बनाती चली गई, ऐसे बनाती चली गई, और फाइनली जो है इस तरीके से ये सेल प्लेट बन गई। इतनी बात समझ में आ रही है कि सेल प्लेट कैसे बन रही है? बताइए, समझ में आ रही है? यस। ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया ना सेल प्लेट बनने का, ये एक एनिमल सेल के अंदर होता है, क्योंकि भाई प्लांट सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगी। भाई बच्चों बोलो, सेल वॉल होगी ना, सेल वॉल होगी मैडम, प्लांट में तो सेल वॉल होगी बाहर ऐसे, और सेल वॉल जो है वो इनवर्ड रेजिनेट नहीं करेगी, सेंट्रीपिटल मूवमेंट नहीं करेगी। तो फिर प्लांट सेल में कैसे होगी ये सेपरेशन, ये दो अलग अलग सेल्स, दो अलग अलग कमरे प्लांट सेल में कैसे बनेंगे, वो भी देख लेते हैं। प्लांट सेल में कैसे बनेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नीट के एग्जाम में। एक वर्ड यहाँ पे आप पढ़ोगे, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट, ध्यान से देखना, ठीक है ना, अभी समझ में आता है क्या होगा। देखना, ये मैंने प्लांट की सेल बनाई, ये प्लांट की सेल बनाई, और इसके बाहर क्या बना दी बेटा मैंने, सेल वॉल भी बना दी प्लांट की सेल, और बाहर एक सेल वॉल बना दी ना। अब देखो अगेन वही, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके, मेक मिडल लैमेला। नहीं बेटा, मिडल लैमेला क्या होता है, अगर ये एक प्लांट की सेल है और ये दूसरी प्लांट की सेल है, तो इसके बीच में कैल्शियम पैक्टेट का एक सॉल्यूशन होता है। किसका, कैल्शियम पैक्टेट का, उसको मिडल लैमेला बोलते हैं, इसको मिडल लैमेला बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जिसने मिडल लैमेला बोला वो देख लें, मिडल लैमेला नहीं बनेगा, आप खुद ही देखना क्या बनेगा, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, चिंता मत करो। अब देखना क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर ये जो बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। कैल्शियम कैसे डिपॉजिट हो रहा है यहाँ, इस तरीके से, पहले यहाँ थोड़ा कैल्शियम डिपॉजिट हुआ, फिर इस तरफ, मतलब यहाँ पे जो कैल्शियम डिपोजिशन चल रहा है ना, वो आउटवर्ड चल रहा है। कैल्शियम डिपोजिशन जो चल रहा है, जो प्लेट बन रही है, वो आउटवर्ड फॉर्मेट में बन रही है। तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। तो एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल बनती है, जो सेल प्लेट है सेंट्रीपिटली बनती है, और इसमें सेंट्रीफ्यूगली बनती है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इसको ही क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको ही फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। अब सवाल आता है कि मैम ये जो लेयर आपने बीच में बना दी, जो आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे बनती जा रही है, पहले यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, ये कौन बना रहा है प्लांट सेल के अंदर, कौन बना रहा है, हु इज द पर्सन, कौन है प्लांट सेल में जो फ्रेगमोप्लास्ट, इस सेल प्लेट को सेंट्रीफ्यूगली बना रहा है,
एनी आइडिया किसका नाम लिखूंगी मैं? किसी बच्चे के दिमाग में? जी से कौन सी ऑर्गेनली होती है बच्चों? वेरी नाइस, गोल्जी अनुष्का कह रही है। याद रहेगा सबको कि प्लांट सेल में जो फ्रेगमोप्लास्ट, जिसको सेल प्लेट बोल रहे हैं, जो सेंट्रीफ्यूगली बन रही है, वो कौन बना रहा है? गोल्जी बना रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही, गोल्जी। गोल्जी बॉडी जो होती है बेटा, वो सिक्रीट करती हैं, ठीक है ना। कैसे बना रही है उसको बहुत डीप मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना, पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना आपको बस इतना समझना है कि गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ प्रोटीनिशियस कैल्शियम सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं, जो सेल के बीच में ऐसे ऐसे करके अरेंज हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगली अरेंज हो जाते हैं, और वही क्या बना रहे हैं? सेल प्लेट। उसी को क्या बोल देते हैं हम? प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बन गई और प्लांट सेल डिवाइड हो गई। ठीक है, डन है? इतना समझ में आया? मैकेनिज्म नहीं समझना आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कौन बना रहा है और क्या बना रहा है। तो मेरे को बता दो टीलोफेज के अंदर क्या क्या हुआ? टीलोफेज के अंदर क्या क्या हो रहा है? टीलोफेज के अंदर एक तो वापस से रीअपीयरेंस होगा सारी ऑर्गेनली का, न्यूक्लियोलस और सारी ऑर्गेनली वापस से आएंगी। दूसरा क्या होगा? सेल प्लेट बनेगी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रोमोसोम स्टार्ट टू अनकोइल। जैसे मेटाफेज तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो डीएनए था वो इंटरफेज से मेटाफेज तक जाके पूरा कोइल हो गया था और क्रोमोसोम बना लिया था। टीलोफेज में वापस से ये अनकोइल होने लगेगा, होगा, देखो ऐसे अनकोइल हो जाएगा ये वापस। दिखाई दे रहा है आपको अनकोइल? यहाँ पे फुल्ली कोइल्ड है और यहाँ अनकोइल है टीलोफेज में, और फुल्ली कोइल्ड है किधर? मेटाफेज में। बताओ इतनी बात आपको क्लियर हुई? टीलोफेज में अनकोइलिंग हो रही है, रीअपीयरेंस हो रहा है, और टीलोफेज के बाद ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो डिवाइड कर गया। सेल का साइटोप्लाज्म क्या कर गया? डिवाइड कर गया। देखें, यस, फाइनली सेल डिवाइड। ये देखो, ये साइटोप्लाज्म है ना सेल का, और यहां से यहां तक आने के लिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं? ये कौन सा स्टेप है? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया। कैसे डिवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म? बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। बताए इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये मैंने आपको समझाया है साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? अब देखो आप स्क्रीन पे चाहो तो यहां समझ सकते हो, एक बार हमने सिंपल डायग्राम से समझ लिया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखो ये साइटोकाइनेसिस हो रही है, ये देखो यहाँ पे फ्यूरो बन रहा है अंदर की तरफ, सेल जो है वो अंदर की तरफ फ्यूरो बना रही है। ये देखो, ये कौन सी सेल हो गई? एनिमल सेल हो गई है, एनिमल सेल, इस पे फ्यूरो बन रहा है। और प्लांट सेल में क्या हो रहा है? प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी बीच में इस तरीके से प्लेट बना रही है। ये देखो, ये गोल्जी के वेसिकल्स आ रहे हैं, आपको दिख रहा है? गोल्जी वेसिकल्स आते हैं, और वो क्या बना रहे हैं? दो सेल के बीच में एक प्लेट बना दे रहे हैं। डन है? इतनी सी बात है। बताओ इसमें कुछ ज्यादा था? इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। ये हमारा माइटोसिस खत्म हो गया। हमारा क्या खत्म हो गया यहाँ पे बेटा? माइटोसिस। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके। किसी को कोई डाउट है तो पहले यहां तक कोई डाउट पूछ लो मेरे से। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, फिर हम आगे बढ़े। कुछ ऐसा किसी को जो समझ में ना आया हो? ऑल डन है? मैम आई हैव नॉट एनी डाउट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। अच्छा, एक बच्ची मेरे से एक सवाल पूछ रही थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। प्रियंका, आई थिंक, है ना प्रियंका? यू वर आस्किंग समथिंग? प्रियंका, शी हैज लेफ्ट, आई थिंक शी हैज लेफ्ट। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कल आपका बायोमोलिक्यूल्स का पेपर हुआ ना, उसमें साइटोसिन का, जिसमें 120 साइटोसिन दे रखे थे, कोई बताएगा वो क्वेश्चन? आई थिंक वो बच्चों को पूछना है, बिकॉज आई हैवंट सीन द क्वेश्चन पेपर येट। तो अगर आप लोगों को किसी को पूछना है देन यू कैन आस्क, आप अपना क्वेश्चन बता दो एंड आई विल टेल यू, अदरवाइज हम आगे चले।
चलो तो फिर ठीक है। ओके, आई एम टर्निंग ऑन योर माइक्रोफोन राइट नाउ। अब अगर आप लोगों से कुछ पूछना होगा तब फिर मैं माइक्रोफोन ऑन करूंगी। नेक्स्ट आ जाओ चेक पॉइंट्स पे। नेक्स्ट किस पे आ जाओ? सेल साइकिल एंड चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट क्या है बेटा? चेक पॉइंट का क्या मतलब होता है? एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक सेल को अगर डिवाइड नहीं करना होता तो वो कौन सी फेज में जाती है? अगर एक सेल को डिवाइड नहीं करना होता तो वो कौन सी फेज में जाती है? इफ अ सेल डज नॉट वांट टू डिवाइड, इफ अ सेल जी नोड, वेरी नाइस, डज नॉट वांट टू डिवाइड, वेरी नाइस पलक। अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहती तो वो किसके अंदर एंटर मारती है? वो एंटर मारती है जी नोड में। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट ये है कि जब सेल डिवीजन कर रही होती है ना, तो बीच बीच में कुछ ऐसे दरवाजे लगे होते हैं जहां पे उससे पूछा जाता है कि आर यू श्योर तेरे को डिवाइड करना है ना? अगर वो बोलती है हाँ, तो दरवाजा खोल के वो आगे चली जाती है, और अगर वो बोलती है ना, तो उसको जी नोड में भेज दिया जाता है। जैसे मान लो कि आप जब 11th में आए और आपने बायो पढ़ी, आपने मेडिकल स्ट्रीम चुन लिया, आपने बायो पढ़ी और आपको लगा यार कि मेरे बस की नहीं है, मान लो किसी बच्चे को ऐसा लग गया और उसका बिल्कुल दिमाग ही बदल गया, उसने सोचा कि मेरे को नहीं बनना डॉक्टर, तो उससे पूछा जाएगा एक बार, मतलब एक उसका चेक पॉइंट होगा, उससे वो पूछा जाएगा कि भाई तू मैनेज कर लेगा ना, या मैनेज कर लेगी ना, तू आगे जाना चाह रही है ना, कि इसी स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाह रही है ना। तो ये जो बच्चा डेटरमाइंड होगा, जिसको डेटरमाइंड है कि मेरे को तो डॉक्टर बनना ही है, ऐसे ही सेल अगर डेटरमाइंड है कि मेरे को तो डिवाइड करना ही है, तो वो चेक पॉइंट के आगे जाएगी। और अगर वो डेटरमाइंड नहीं हुई, वीक हुई, उसने मना कर दिया, तो फिर वो किस में चली जाएगी बेटा? जी नोड में चली जाएगी। तो चेक पॉइंट क्या होता है, समझ में आया? चेक पॉइंट माने सेल से अपन पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर तेरे को डिवाइड करना है, डन है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो चेक पॉइंट्स है ये कहां कहां होते हैं, ये दरवाजे सेल साइकिल में कहां कहां लगे हैं। तो हमने 3 फेजें पढ़ी, इंटरफेज, फिर एम फेज और फिर साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज में तैयारी हुई, एम फेज में फिर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और फिर फाइनली साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। यही हुआ था। अब सेल से अपन पूछ कब कब रहे हैं, देखो पहला जो चेक पॉइंट है उसे बोलते हैं सेल ग्रोथ चेक पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं? सेल ग्रोथ चेक पॉइंट। ये दरवाजा कहां लगा है? जैसे ही सेल जीवन से बाहर आती है ना, तो उसको एक दरवाजा मिलता है। उसको क्या मिलता है बेटा? एक दरवाजा मिलता है। देखो आपको दिख रहा है दरवाजा, आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। जीवन के बाद क्या लगा है? एक डोर लगा है, एक चेक पॉइंट लगा है। सेल से पूछा जाता है कि भाई आर यू श्योर तेरे को डिवाइड करना है? अगर वो बोलती है हाँ, तो वो कहां चली जाती है? जीवन के बाद कहां चली जाती है? G2 में चली जाती है, ठीक है। और अगर वो बोलती है कि नहीं, तो फिर वो कहां चली जाती है? जी नोड में चली जाती है, ठीक है। तो एक जो चेक पॉइंट, पहला जो चेक पॉइंट है वो कहां लगा है? एट द एंड ऑफ G1। चेक वेदर द सेल इज बिग इनफ। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं अपन? कि सेल जो है प्रॉपरली ग्रो कर गई है क्या? सेल की ग्रोथ इतनी हो गई है कि वो आगे एस फेज में जा सके, सॉरी एस फेज, यस एस फेज। क्या सेल जो है वो इतनी ग्रो कर गई है कि वो एस फेज में जा सके? अगर हाँ, सेल ने इतना ग्रोथ कर लिया कि वो एस फेज में चली जाएगी, तो सेल को किस में भेज दिया जाएगा? नेक्स्ट फेज यानी कि एस फेज में भेज दिया जाएगा। अब जैसे वो एस फेज में गई और उसने डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, अब वापस से उससे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर तेरे को डिवाइड करना है? आर यू श्योर तेरे को डिवाइड करना है? वापस से उससे पूछा जाएगा। अगर वो हाँ भर देती है, तो फाइनली उसको कहां भेज दिया जाएगा? G2 के बाद उससे पूछा जाएगा, G2 के बाद उससे पूछा जाएगा और फिर उसको एम फेज में भेज दिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद उसे G2 में भेजा जाएगा और फिर दोबारा उससे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिवाइड? अगर वो हाँ भरती है तो उसे किस में भेज दिया जाएगा? एम फेज में भेज दिया जाएगा। अगर एक सेल एक बार एम फेज में चली गई, तब उससे दोबारा नहीं पूछा जाएगा कि आर यू श्योर तेरे को डिवाइड करना है। आप खुद सोच के देखो, आप 11वीं 12वीं में हो, मैं 11वीं 12वीं में आपसे पूछ सकती हूँ, 1% पूछ भी सकती हूँ कि बच्चों आर यू श्योर आपको डॉक्टर बनना है? आप बोल सकते हो हाँ, या आप ना भी बोल सकते हो। लेकिन एक बार आप नीट का एग्जाम देने के लिए हॉल में बैठ गए, तो क्या वहां मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आर यू श्योर तेरे को डॉक्टर बनना है? भाई जो बच्चा नीट का पेपर दे रहा है, ऑफ कोर्स उसको कहीं ना कहीं इंटेंशन रखता है डॉक्टर बनने की, ठीक है। तो एम फेज को कंपेयर करना है हमेशा नीट के एग्जाम से, और इंटरफेज को हमेशा कंपेयर करना है किससे? आपकी 11th 12th से। तो आपको बातें जो है वो याद नहीं करनी पड़ेंगी, याद रह जाएंगी। तो एम फेज को नीट के एग्जाम से कंपेयर करना है। अब आप ही मेरे को बताओ, क्या एम फेज में जाने के बाद सेल के पास कोई भी चेक पॉइंट आएगा? क्या सेल से पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिवाइड? नहीं आएगा। यानी कि एम फेज एक श्योरिटी है कि सेल डिवाइड करेगी। अगर कोई सेल एम फेज में चली गई, इसका मतलब वो डिवाइड करेगी ही करेगी। इतनी बात क्लियर है?
इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, उस पे आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको कुछ इनिबिटर्स के नाम पता होने चाहिए। देयर आर सम इनिबिटर्स, आप लोग लिख लें इसे साइड में, कोई नोटबुक एनसीईआरटी आपके पास है तो इसे साइड में लिख लें। देयर आर सम केमिकल्स, which act as a which act as an inhibitor of cell division. कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल डिवीजन में इनिबिटर का काम करते हैं, मतलब जो सेल को डिवाइड होने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्चिसिन। ये केमिकल क्या करता है? ये केमिकल ब्लॉक कर देता है चेक पॉइंट को। अगर चेक पॉइंट को ब्लॉक कर देंगे तो सेल के दरवाजे बंद हो गए आगे जाने के, तो सेल आगे नहीं जा पाएगी। सेल को डिवाइड करना है तो उसे एक एक चेक पॉइंट पार करना पड़ेगा, एक एक दरवाजा पार करना पड़ेगा। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो चेक पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं, दैट मीन वो सेल आगे जा ही नहीं पाती, कभी एम फेज में पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, अगर एक सेल एम फेज में पहुंच जाएगी तो मतलब वो डिवाइड करेगी ही करेगी, 100% गारंटी है कि वो डिवाइड करेगी। लेकिन एम फेज तक जाने से पहले उसे कुछ चेक पॉइंट्स पार करने पड़ते हैं। देयर आर सम केमिकल जो ऐसे चेक पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्चिसिन। जब आप क्लास 12th में जेनेटिक्स पढ़ोगे, वहां पे आप जैसे अभी तो आप नॉर्मली पढ़ते हो कि भाई प्लॉइडी जो है सेल की, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स में, या फिर देयर इज अ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जब आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो वहां पे आप एक मैकेनिज्म पढ़ोगे मल्टीपल एलेलिज्म का। वहां आप हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, कई सारी प्लॉइडी लेवल्स पढ़ोगे। ठीक है ना? तो वहां पे वीट का एग्जांपल पढ़ोगे आप हेक्साप्लॉइड में, उस वीट के एग्जांपल में आप कोल्चिसिन का नाम पढ़ोगे कि कैसे कोल्चिसिन का यूज करके हम सेल के डिवीजन को वहां रोकते हैं। उसका पूरा एक टॉपिक है, यू विल स्टडी इन द क्लास 12th जेनेटिक्स। लेकिन इतना अभी क्लास 11th में ही पता होना चाहिए कि कोल्चिसिन क्या करता है, सेल डिवीजन को रोकता है। सबको पता रहेगा? सबको याद रहेगा? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास डन है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ठीक है, बढ़िया से मजा आ गया तो थम्स अप करके बता दो। हाँ जी, 9 to 10 आपकी क्लास होती है। नोनू जी 10 बज गए। नोनू कह रहे मैम हम तो बिल्कुल बोर नहीं हुए, हमें 1 घंटा और पढ़ा दो। बट मैम हैज अदर क्लासेस ऑल्सो, है ना? ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, और जो बच्चे प्लीज इरेगुलर है वो रेगुलर हो। मैं पहले भी क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आप टेस्ट इरेगुलरली परफॉर्म करेंगे, क्लासेस इरेगुलरली परफॉर्म करेंगे तो आपको करियर वाइज तो लॉस होगा ही, साथ ही साथ अवंती के कुछ बेनिफिशियरी प्रोग्राम आगे चलेंगे तो आप उनका पार्टिसिपेंट नहीं बन पाओगे। ओके, स्लाइड जस्ट अ सेकेंड, एक बार स्लाइड नीचे कर देते हैं। ओके जूही, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, अभी आप अपने टाइम प्रेफरेंस ऐसे भर लो कि आप जो है क्लास मिस आपकी हो ना गूगल फॉर्म में, और सारे टीचर जो है वो सेम ही कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है ना? तो ये बात हम लेके चल रहे हैं कि किसी भी टीचर का कंटेंट अलग ना हो, सेम कंटेंट एवरी टीचर इज डूइंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड, प्रोफेस पे कर देते हैं एक बार। हियर इज द प्रोफेस। ठीक है, 9 to 10 मेरा ही क्लास रहता है। अगर मैं कभी लीव पे होती हूँ तो आयुषी मैम टेक्स माई क्लास। ठीक है, अदरवाइज 9 to 10 अभी तो मेरा ही स्लॉट है। बट आफ्टर दिस रिशफलिंग में भी चीजें थोड़ी बदल जाएं, तो अभी ये तो वैसे भी ओपन बैच है, आप लोगों का डेजिग्नेटेड बैच तो एक चल ही रहा होगा किसी ना किसी ग्रुप में। ठीक है, ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय 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 बाय।